हेलो फ्रेंड्स, आपका लीगल इम्पल्स में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। आज के इस वीडियो में आप जानोगे टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। हम बात करेंगे आर्टिकल 368 के बारे में। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे वो सभी इंपॉर्टेंट केस लॉज जो इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। तो आइए आज की ये वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए दो मोड्स होते हैं, एक तो फॉर्मल मोड होता है और एक इनफॉर्मल मोड्स होता है। सर्कमस्टांसेस के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना, उसमें चेंजेस लाना, सोसाइटी की चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंगली उसको ये करने के लिए हम दो मोड्स की यूज करते हैं। एक तो है फॉर्मल मोड और दूसरा है इनफॉर्मल मोड। तो फॉर्मल मोड जो है मेथड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस। इनफॉर्मल मेथड जो होता है जुडिशियल इंटरप्रिटेशन हो गया, कन्वेंशन हो गया। एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज सम फॉर्मल मेथड्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। दिस कंसिस्ट of changing the language of the constitutional provision so as to adopt it to change context of the society। मतलब कि फॉर्मल मोड्स में क्या होता है, आप लैंग्वेज को चेंज करते हो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की। whereas इनफॉर्मल मोड्स में क्या होता है, in this case the constitutional text does not change but its interpretation undergoes a change। it is a process of slow and gradual transformation of constitutional principles and is somewhat invisible। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इनफॉर्मल अमेंडमेंट की, आप अगर देखो आर्टिकल 21 जो कि बात करता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की, आप उसमें देखो क्या आपको वहाँ पे राइट टू फूड दिखता है? राइट टू फूड वहाँ लिखा हुआ है क्या? राइट टू शेल्टर है क्या? वहाँ पे राइट टू वाटर है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट है। ये एक्सप्रेसली मेंशन्ड नहीं है ना, मगर ये इम्प्लाइडली प्रेजेंट है। ये इम्प्लाइडली प्रेजेंट कैसे हुए हैं? ये इंटरप्रिटेशन से हुआ है। कोर्ट ने केस लॉज के जरिए जब इसमें इंटरप्रिटेशन किया है आर्टिकल 21 का, तो उसने पाया है कि ये चीजें भी होती हैं राइट टू लाइफ के अंदर इंक्लूडेड। वेयर एज फॉर्मल मेथड में क्या होता है, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस से किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा। इन सम कंट्रीज द प्रोसेस में बी इजियर देन इन अदर। अकॉर्डिंगली द कॉन्स्टिट्यूशन क्लासिफाइड इनटू फ्लेक्सिबल एंड रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ना, वो दो तरीके होते हैं। एक तो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं जिसमें अमेंडमेंट बहुत आसानी से किया जा सकता है, वेयर एज रिजिड प्रोसेस भी होते हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बहुत एलोबरेट प्रोसेस होता है और डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। फ्लेक्सिबल An amendment can be made by enacting an ordinary law. There is no difference between ordinary legislative power and constitutional process। मतलब कि जो ordinary legislative power process होती हैं जिससे कि ordinary law लाया जाता है, वो सेम होता है constitutional process के रिगार्डिंग। Whereas rigid constitution में क्या होता है, ordinary law से अलग constitutional amendment लाने के लिए अलग सा प्रोसीजर होता है, elaborate प्रोसीजर होता है, और ये डिफिकल्ट होता है than enactment of the ordinary legislation। इसके बाद there is a distinction between ordinary legislative प्रोसेस। अब आपने ये तो जान लिया कि दो प्रोसेस होते हैं कि ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होता है और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेस होता है। द फॉर्मर डोनेट्स मेकिंग ऑफ एन ऑर्डिनरी लॉ व्हेयरएज लेटर डोनेट्स अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दो मेथड्स हैं, एक तो फॉर्मल मेथड हो गया और इनफॉर्मल मेथड हो गया। हम फॉर्मल मेथड की जब बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर जो दिए गई है पार्लियामेंट को, वो आर्टिकल 368 के अंदर है। मतलब कि आर्टिकल 368 को यूज करते हुए जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है। वेयर एज जो ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर आती है, जो ऑर्डिनरी एक्ट इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा, वो या तो आर्टिकल 245, 246 या 248 के तहत किए जाते हैं। वेयर एज जब हम इनफॉर्मल मेथड्स की बात करते हो तो जो कोर्ट इंटरप्रिटेशन करता है वो आर्टिकल 32 हो गया या 141 हो गया या 142 के तहत, तो ये इनफॉर्मल मेथड्स में आती हैं। अ फॉर्मल अमेंडिंग प्रोसेस इज एन इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन making and so it may rightly be characterized as constituent process। तो आर्टिकल 368 क्लॉज 1 जब आप पढ़ते हो तो उसमें ये कहा गया है, notwithstanding anything in the constitution, पार्लियामेंट में an exercise of its constituent power amend करने के लिए वो क्या कर सकता है, amend by way of addition, variation, repeal any provision of this constitution according with the provision laid in this article। अब देखो आप, according with provision laid in this article मतलब कि आर्टिकल 368 जो है ये कुछ प्रोविजन भी प्रोवाइड करता होगा। पार्लियामेंट जब अमेंड करेगी किसी भी प्रोविजन को तो वो किस प्रोसीजर से गुजरेगी, क्या प्रोविजंस हैं, तो वो भी आपको आर्टिकल 368 में मिल जाएगा। इसके लिए हम देखेंगे आर्टिकल 368 क्लॉज 2। तो जब आप आर्टिकल 368 क्लॉज 2 पढ़ते हो, इसमें आपके पास 3 प्रोसेस आते हैं निकल के जिससे पार्लियामेंट जो है अमेंडमेंट कर सकती है। सबसे पहले एक सिंपल प्रोसेस होता है, ये अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी होती है। सेकंड जो था वो डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी। और थर्ड जो है वो मोस्ट डिफिकल्ट प्रोसेस होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही साथ रेटिफिकेशन की भी जरूरत होती है। अब हम एक एक करके इन तीनों के
के बारे में जान लेते हैं। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, देयर आर प्रोविजंस फॉर व्हिच सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज सफिशिएंट फॉर अमेंडमेंट। दीज आर्टिकल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। एग्जांपल के तौर पर एडमिशन ऑफ अ न्यू स्टेट, आर्टिकल 2, प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 एक्सेट्रा। तो अब सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, अगर जो पार्लियामेंट के अंदर 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है, 50% या उससे अबव अगर है, तो वो मतलब बिल वो कर सकते हैं और उसको पास कर सकते हैं। तो 50% होना चाहिए, ये सिंपल मेजोरिटी का मतलब होता है, 50 या मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब हम बात करते हैं स्पेशल मेजोरिटी की। तो ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अदर देन दोज बाय सिंपल मेजोरिटी कम्स अंडर दिस कैटेगरी। बिल पास बाय ईच हाउस बाय अ मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप एंड मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। आप देखो यहाँ पे गौर करिएगा, सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, 50% या 50% से अबव प्रेजेंट एंड वोटिंग, वेयर एज स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, मेजोरिटी ऑफ इट्स टोटल मेंबरशिप। आप देखो यहाँ पे, तो इसको हम एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप कहते हैं। मतलब कि यहाँ पे मेजोरिटी होनी चाहिए, यानी कि 50% या 50% से अबव होना चाहिए टोटल मेंबरशिप। एग्जांपल के तौर पर लोकसभा में जो टोटल सीट्स हैं वो है 545, तो 545 का जो हाफ होगा वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी कहलाता है। इसके साथ ही साथ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये दोनों मिलके बनाते हैं हमारी स्पेशल मेजोरिटी। इसके बाद जो आता है वो थर्ड कैटेगरी जो आती है, इन एडिशन टू स्पेशल मेजोरिटी देयर आर सम इंट्रिंसिक प्रोविजन व्हिच आल्सो रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट ऑफ नॉट लेस देन 1/2 ऑफ टोटल स्टेट्स। मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही साथ रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है स्टेट्स द्वारा, तभी वो पास किया जा सकता है। इसके जो एग्जांपल्स है वो है मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 54, 55, एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन स्टेट, एनी लिस्ट इन 7 शेड्यूल, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, और आर्टिकल 368 इटसेल्फ। अगर आप आर्टिकल 368 में भी कुछ चेंजेस लाना चाहते हो ना, तब आपको इस वाले प्रोसेस करना पड़ेगा। मतलब कि स्पेशल मेजोरिटी के साथ ही साथ आपको रेटिफिकेशन की भी जरूरत पड़ेगी। तो इतना था आर्टिकल 368 क्लॉज 2 के बारे में। आपने जान लिया टाइप्स क्या होते हैं। एक तरफ तो हो गया आपका आर्टिकल 368 और दूसरी तरफ हो गया आपका आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, आर्टिकल 13 क्लॉज 2। सिंस 1951 क्वेश्चन हैव बीन रेज्ड अबाउट वेदर फंडामेंटल राइट्स वर अमेंडेबल। व्हाट इज द स्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस कंटेन्ड इन आर्टिकल 368? इज अमेंडिंग पावर ऑफ द पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 एब्सोल्यूट और लिमिटेड? इन्हीं सब मुद्दों ने जन्म दिया एक टसल को, बिटवीन द एपेक्स कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड द पार्लियामेंट। तो ये टसल जो था, ये इसने सीरीज ऑफ केसेस को जन्म दिया। अब हम पूरे केसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस सीरीज में सबसे पहला जो केस है वो शंकरी प्रसाद सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया AIR 1951 सुप्रीम कोर्ट 458। इस केस में क्या होता, इन दिस केस द वैलिडिटी ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 रिलेटिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी गारंटीड बाय आर्टिकल 13 वाज चैलेंज। इट वाज चैलेंज ऑन द ग्राउंड दैट इट इंक्लूडेड आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B व्हिच वाज अगेंस्ट राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 19(1)(f)। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट upheld the validity of the first amendment. The court limited the scope of Article 13 by ruling that the word law in Article 13 would not include constitutional amendment law passed under Article 368. The court held that Article 368 empowers the Parliament to amend without any exception. Fundamental rights are not excluded or immune from the process of constitutional amendment under Article 368. तो मोटे मोटे तौर पर इस केस का जो जजमेंट है वो ये था, आर्टिकल 368 के अंदर पार्लियामेंट जो है वो कुछ भी अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स को भी अमेंड किया जा सकता है, वो इस केस में कहा गया था। इसके साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा जो वर्ड लॉ है आर्टिकल 13 में वो अपने अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंक्लूड नहीं करता है। तो इस केस में आप देखो जो टसल चल रही थी इसमें क्या हुआ, पार्लियामेंट को सुप्रीम दिखाया गया, पार्लियामेंट सुप्रीम है, वो कुछ भी अमेंड कर सकती है। इसके बाद जो केस था वो था सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान AIR 1965 सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे क्या हुआ था, 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1964 को चैलेंज किया गया था। बाय दिस अमेंडमेंट नंबर ऑफ स्टैट्यूट अफेक्टिंग प्रॉपर्टी राइट्स वर प्लेस्ड इन 9 शेड्यूल एंड वर इम्यून फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। अब आर्गुमेंट जो अगेंस्ट रेज किए गए थे 17th अमेंडमेंट के वो ये थे, इट रेड्यूस द एरिया ऑफ जुडिशियल रिव्यू एंड दस अफेक्ट आर्टिकल 226। अब देखो आप यहाँ पे आर्टिकल 226 को अफेक्ट करता है। द कोर्ट rejected the argument by 3:2 majority and held that power of amending the constitution conferred on parliament under article 368 could be exercised over each and every provision of the constitution. The court drew the distinction between ordinary law and constitutional law made in exercise of constituent power and held only former and not later fall under article 13. अब देखो अभी तक जो चल रहा है इसमें इस केस ने क्या किया, पहले वाला जो केस आया था उसको इसने अपहेल्ड किया है। यहाँ पे ये कहा गया होल ऑफ
द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। इस केस ने अपहेल्ड कर दिया जजमेंट ऑफ शंकरी प्रसाद। यहाँ पर एक और गौर करने वाली बात यह है कि जो जजमेंट पास किया गया था वो 3:2 के मेजोरिटी से किया गया था, मतलब कि 2 जो जजेस थे यहाँ पे वो डिसेंडिंग ओपिनियन दी थी उन्होंने। तो वो 2 लोग थे, जस्टिस हिदायतुल्लाह, इन्होंने कहा था नॉन अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट के बारे में, और जस्टिस मुदहोलकर जो है इन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, बेसिक फीचर के बारे में बताया था। इन्होंने ये कहा था एवरी कॉन्स्टिट्यूशन हैज सर्टेन बेसिक फीचर व्हिच कुड नॉट बी चेंज। आप देखोगे आगे आने वाले जो केसेस हैं उसमें इन 2 जजेस की जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी वो आगे चल के आपको मेजोरिटी में बदलती हुई दिखेगी। तो अभी तक हमने 2 केसेस जो डिस्कस किए उसमें सज्जन सिंह और शंकरी प्रसाद, इन दोनों में यही कहा गया कि होल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब कि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, वो कुछ भी अमेंड कर सकती है। इसके बाद जो केस आता है वो है एलसी गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, AIR 1967, सुप्रीम कोर्ट 1643। अगेन इन दिस केस क्वेश्चन वाज वेदर एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट कुड बी टेकन अवे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज चैलेंज्ड। 11 जजेस पार्टिसिपेटेड एंड गिव डिसीजन इन 6:5। अब इस केस में ये पहली बार हुआ था कि 11 जजेस की बेंच को फॉर्म किया गया था। ओवर रूलिंग द अर्लियर केसेस ऑफ शंकरी प्रसाद एंड सज्जन सिंह, द कोर्ट हेल्ड दैट फंडामेंटल राइट्स वर नॉन अमेंडेबल through the constitutional amendment procedure set out under Article 368. Overruling the position adopted in earlier 2 cases, it was now ruled that term law would include constitutional law as well. Article 13 clause 2 gives an inclusive definition of law which would take in even constitutional law. अब यहाँ पे ये कहा गया power to amend including fundamental right is not unlimited. अभी तक आप देखो तो 2 केसेस में ये कहा गया था वो कर सकती, कुछ भी कर सकती है, कोई भी लिमिट नहीं है, मगर इस केस में कहा गया था कि पावर जो अमेंड करने की है फंडामेंटल राइट को वो अनलिमिटेड नहीं है, वो लिमिटेड है। इट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2। और यहाँ पे ये भी कहा गया लॉ अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2 इंक्लूड अमेंडमेंट एज वेल एंड इफ इट वॉयलेट फंडामेंटल राइट इट वुड बी वॉइड। आप देखो यहाँ पे इसके पहले वाले केस में जो जस्टिस हिदायतुल्लाह ने कहा था नॉन अमेंडेबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट के बारे में, वो यहाँ पे मेजोरिटी ने हेल्ड किया है। यहाँ पे क्या हुआ, अभी 2 केसेस में आपने देखा था सज्जन सिंह शंकरी प्रसाद में, वहां पे क्या चल रहा था, पार्लियामेंट सुप्रीम चल रही थी। इस केस से क्या हुआ, पार्लियामेंट नीचे हो गई। अब क्या हो गया, जो एपेक्स कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम हो गई। अब यहाँ पे उस पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो थी वो कम हो गई। इसी को मद्देनजर रखते हुए 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 लाया गया था टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एलसी गोलकनाथ केस। नाथ पाई एमपी इंट्रोड्यूस अ प्राइवेट मेंबर बिल इन लोकसभा ऑन 7 अप्रैल 1967 फॉर अमेंडिंग आर्टिकल 368। द मेजॉरिटी ऑफ गोलकनाथ हेल्ड दैट द वर्ड लॉ इंक्लूड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज वेल एंड देयरफॉर फंडामेंटल राइट कुड नॉट बी curtailed. To undo this effect of this case, amendments were brought, certain change to Article 13 और Article 368। मतलब कि पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी कम हो गई थी गोलकनाथ के जजमेंट के आने के बाद, इसको फिर से सुप्रीम बनाने के लिए पार्लियामेंट ने 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को इंट्रोड्यूस किया। तो इसने 2 चेंजेस लाई थी, आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 368 में। क्लॉज 4 गॉट एडेड टू आर्टिकल 13 बाय दिस अमेंडमेंट। इसने ये कहा था नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल 368। इसके साथ ही साथ जो 368 था, मार्जिनल हेडिंग्स की चेंज की गई थी। पहले क्या था, ये प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसको चेंज करके कर दिया गया था पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। इसके साथ ही साथ क्लॉज 3 ऐड किया गया था। इसमें ये कहा गया नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट मेड अंडर दिस आर्टिकल। तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या था, इसमें क्या हो गया, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। आप देखो पहले के 2 केसेस जो थे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह, उसमें क्या था, पार्लियामेंट सुप्रीम थी, मगर एलसी गोलकनाथ में क्या हुआ था, पार्लियामेंट थोड़ी नीचे हो गई थी। अपनी सुप्रीमेसी को फिर से बरकरार रखने के लिए पार्लियामेंट ने इंट्रोड्यूस किया गया 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इससे 2 चेंजेस लाए गए थे, एक तो आर्टिकल 13 में और आर्टिकल 368 में। इसका रिजल्ट क्या हुआ, पार्लियामेंट फिर से इंपावर हो गई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट। इसके बाद जो केस आता है वो केशवानंद भारती से स्टेट ऑफ केरला का है, AIR 1973, सुप्रीम कोर्ट 1461। यहाँ पे इसके पहले जो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था उसको चैलेंज किया गया था। इस केस में मैटर वाज हेडेड बाय द बेंच कंसिस्टिंग ऑफ ऑल 13 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये लार्जेस्ट बेंच थी
जिसने एडजुडिकेट किया है। कोर्ट हेल्ड power to amend the constitution is to be found in article 368 itself. Court recognized that there is a distinction between ordinary law and constitutional law. There is no unlimited amending power to parliament under article 368. The amending power was now subject to very significant qualification that amending power cannot be exercised in such a manner as to destroy the basic or fundamental feature of the constitution. अब देखो आप यहाँ पे जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी हमने पढ़ी थी सज्जन सिंह में, 2 जजेस की थी, जैसे हिदायतुल्लाह की जो थी आपने देखा था, वो उनकी जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी वो मेजॉरिटी में बदली थी। कौन से केस में? एलसी गोलकनाथ में। उसी के साथ ही साथ जैसे मुधोलकर जो थे उनकी जो माइनॉरिटी ओपिनियन थी आप देख रहे हो इस केस में केशवानंद भारती में वो जो डिसीजन थी वो मेजॉरिटी में बदलती हुई दिख रही है आपको। मतलब कि बेसिक फीचर होता है कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में। व्हाइल पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368, सच पावर इज नॉट एब्सोल्यूट एंड अनलिमिटेड एंड कोर्ट कैन स्टिल गो इनटू क्वेश्चन वेदर और नॉट एन अमेंडमेंट destroy the basic feature or not. Yes, then it is invalid. यहाँ पे ये कहा गया even fundamental rights can be amended provided basic structure is not damaged. जो basic feature है constitution का आप कुछ भी amend कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो change, मगर जो constitution का basic feature है वो change नहीं होना चाहिए। fundamental right को भी amend कर सकते हो मगर constitution का basic जो structure है, basic feature जो है वो change नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे एक और question है, can parliament rewrite the entire constitution and bring a new one? Parliament can only do that which do not modify the basic feature and not beyond that. अगर उसके beyond करती है तो वो invalid होगा और उसको चैलेंज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उस पे अपनी सुनवाई कर सकती है। वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आ जाएगा। इसके बाद जो केस है वो है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, AIR 1975, सुप्रीम कोर्ट 2299. In this case, Supreme Court has an occasion to apply the Kesavanand ruling regarding non-amendability of the basic feature. Here the question involved was validity of clause 4 of 39 Constitutional Amendment Act 1975. अब 39 Constitutional Amendment का जो clause 4 था वो क्या कहता था? इसने किया था to withdraw the election of MP नहीं होगा, ये PM होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा, to withdraw the election of Prime Minister and other union officials from the scope of judicial review, to exclude Supreme Court jurisdiction to hear any appeal, to void the High Court decision declaring Indira Gandhi election to Lok Sabha void. Clause 4 of 39 Constitutional Amendment Act was challenged at destroying the basic feature of the Constitution as it constituted gross interference with judicial process. Supreme Court declared Clause 4 as unconstitutional. Free and fair election is a part of basic structure. The clause barring judicial review completely was declared unconstitutional. यहाँ पे ये हेल्ड किया गया क्लॉज 4 ऑफ 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल. एनी क्लॉज बारिंग जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम इट्स परव्यू इज वॉइड. इसके बाद जो अमेंडमेंट आता है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 का है. द सेंट्रल गवर्नमेंट डिड नॉट रिलीज द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन इंदिरा नेहरू गांधी डिक्लेयरिंग क्लॉज 4 ऑफ 39 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एज इनवैलिड. द गवर्नमेंट वेरी मच डिजायर्ड टू इंश्योर दैट नेवर इन फ्यूचर द कोर्ट शुड हैव पावर टू प्रोनाउंस अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट invalid. Accordingly, Article 368 was again amended by 42nd Constitutional Amendment Act. 42nd Constitutional Amendment Act sought to ensure that constitutional amendment may not be challenged before any court on ground whatsoever. To achieve this objective, 2 new clauses were added to Article 368. आप देखो जो 24th Constitutional Amendment Act आया था जिसने पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी को फिर से बढ़ा दिया था, उसके बाद आया आपका केशवानंद भारती का जजमेंट जिसने कुछ हद तक कंट्रोल किया था. उसने ये कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर हार्म नहीं होना चाहिए. इसी के बाद जो जजमेंट आता है वो इंदिरा नेहरू गांधी का आता है. उसमें भी जो गवर्नमेंट थी वो नाखुश थी उस जजमेंट से. इसी को अपनी सुप्रीमेसी को फिर से बरकरार रखने के लिए, फिर से एस्टैब्लिश करने के लिए गवर्नमेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 को इंट्रोड्यूस किया था. इसने 2 चेंजेस लाए थे आर्टिकल 368 में और इन दोनों चेंजेस लाने का रिजल्ट ये निकला था कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब कि पार्लियामेंट के पास अनलिमिटेड पावर, वो कुछ भी अमेंड कर सकती है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है. इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि इसके प्रीवियस जो भी जजमेंट्स आई हैं केशवानंद भारती वाली जो भी, वो इस अमेंडमेंट के जरिए क्या उसको खारिज किया जा रहा है. इसके बाद जो आता है वो आता है हमारा मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980, सुप्रीम कोर्ट 1789 का केस. इन दिस केस स्कोप एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर वाज अगेन कंसिडर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट. इन दिस इंस्टेंट केस पेटिशन वाज फाइल्ड इन सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग द टेकिंग ओवर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मिल्स अंडर 6 टेक्टाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1974 एंड अंडर सेक्शन 18A ऑफ इंडस्ट्रीज
Development and Regulation Act 1951. If these clauses were valid, then petitioner could not challenge the validity of 39th Constitutional Amendment which placed Nationalization Act under 9th Schedule. आप देखो फर्स्ट शेड्यूल जो आया था उसने इंट्रोड्यूस किया था 13 क्लॉज बी। इसमें ये था कि अगर कोई भी एक्ट जो भी गवर्नमेंट द्वारा पास किया गया, अगर वो उस एक्ट को आप 9th शेड्यूल में डाल देते हो तो वो इम्यून हो जाता है फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट उसके ऊपर कुछ भी कार्रवाई, कुछ भी रिव्यू नहीं कर सकती। इसीलिए 39th अमेंडमेंट जो आया था उस जो नेशनलाइजेशन एक्ट था इसको भी उसने 9th शेड्यूल में प्लेस कर दिया गया था। तो इसी चीज को चैलेंज किया गया था यहाँ पे। इसके साथ ही साथ यहाँ पे पिटिशनर ने चैलेंज किया था कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 ऑफ आर्टिकल 368, जिसने जो इंट्रोड्यूस किया गया था सेक्शन 55 ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। सेक्शन 55 ऑफ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज हेल्ड टू बी बियॉन्ड द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट एंड वॉइड सिंस इट sought to remove all limitation on amending power of parliament and confer power on parliament to amend the constitution so as to destroy the basic structure. The true objective of this clause was to remove limitation imposed on parliament's power by Keshwanand judgment. इसका निर्णय ये आया, the power to destroy is not a power to amend. Constitution confer only limited power. आप देखो 24th Constitutional Amendment Act जो आया था उसने अनलिमिटेड पावर दे दी थी ना, मगर इसमें यही कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन के पास लिमिटेड पावर है अमेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशन को। पार्लियामेंट देयरफॉर बाय एक्सरसाइजिंग दैट लिमिटेड पावर कैन नॉट इनलार्ज दैट वेरी पावर इनटू एब्सोल्यूट पावर। तो ये केसेस यहीं तक थे। अब आइए हम छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने पढ़ा था संघरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में उसने ये हेड किया था कि पार्लियामेंट जो कुछ भी अमेंड कर सकती है, नो लिमिटेशन है। इसके बाद जो आया था सज्जन सिंह आया था वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस, यहाँ पे भी कहा गया था एनीथिंग इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड, नो लिमिटेशन। आप देखोगे इन दो केसेस में सुप्रीमेसी किसकी दिख रही है आपको, पार्लियामेंट की दिख रही है। इसके बाद गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1971 का जो केस आया था इसमें ये कहा गया था कि अमेंडिंग पावर इज नॉट अनलिमिटेड, मतलब कि वो लिमिटेड है। लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू आर्टिकल 13 क्लॉज 2, मतलब कि जो भी अमेंडिंग पावर है पार्लियामेंट के पास वो सब्जेक्ट है, किसके सब्जेक्ट है? आर्टिकल 13 क्लॉज 2। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या है? जुडिशियल रिव्यू की बात करता है। मतलब कि आप देख रहे हो इस जजमेंट से क्या हो गया, पार्लियामेंट की जो सुप्रीमेसी ऊपर के दो जजमेंट से स्टैब्लिश की गई थी वो यहाँ पे खत्म हो गई। यहाँ पे क्या हो गया, सुप्रीम कोर्ट जो वो सुप्रीम होता हुआ दिख रहा है आपको। इसके बाद इसी को अपनी सुप्रीमेसी को फिर से स्टैब्लिश करने के लिए पार्लियामेंट ने क्या किया, 24th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया। इसने क्या किया, अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट, मतलब कि पार्लियामेंट जो कुछ भी अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडिंग द फंडामेंटल राइट एज वेल। मतलब कि जो पावर है पार्लियामेंट की वो यहाँ पे अनलिमिटेड, वो यहाँ पे लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है। इसके बाद जो जजमेंट आता है वो केशवानंद भारती का जजमेंट आता है। यहाँ पे ये कहा गया फंडामेंटल राइट कैन बी अमेंडेड प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर इज नॉट डैमेज। इसके बाद जो केस आता है वो इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का आता है। यहाँ पे ये कहा गया एनी क्लॉज बारिंग जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम इट्स परव्यू इज वॉइड। इसके बाद जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है। आप देखोगे जो सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की गई थी पार्लियामेंट की 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से, वो केशवानंद भारती के आ जाने से और इंदिरा नेहरू गांधी केस के आ जाने से थोड़ी कम हो गई थी। इसी को फिर से बरकरार रखने के लिए पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया था। उसमें ये कहा गया था देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद जो केस आता है वो आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का। ओनली लिमिटेड पावर ऑन द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट के ऊपर एक लिमिटेड पावर है, अनलिमिटेड पावर नहीं है। और ये लिमिटेड पावर सब्जेक्ट टू क्या है, ये सब्जेक्ट टू है बेसिक स्ट्रक्चर के। बेसिक स्ट्रक्चर हार्म नहीं होना चाहिए, उस लिमिट तक आप यूज कर सकते हो इस पावर को। तो ये था पूरा टसल बिटवीन द जुडिशरी एंड द पार्लियामेंट। तो लास्ट में क्या हुआ, अब हीरो कौन बना, इसमें जीता किसने ये बैटल को? आखिरी में आते आते यही हुआ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, ना जुडिशरी सुप्रीम है ना पार्लियामेंट सुप्रीम है। सबसे ऊपर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर आप उसको हार्म नहीं कर सकते हो। तो आई होप आप इन सभी केसेस को समझ गए हो अच्छे तरीके से। आपने अमेंडमेंट के बारे में भी जान लिया होगा, क्या टाइप्स होते हैं अमेंडमेंट के वो भी जान लिया होगा। आज की ये वीडियो यहीं तक थी, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग and keep igniting a request for knowledge.